ननंद का नेक दिल छू लेने वाली कहानी। बहू तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चा होने की बधाई में तुमने ये दिया है अपनी ननंद को। वे जाकर अपनी सास को क्या दिखाएगी, अपने ससुराल वालों को क्या दिखाएगी? पूरे 8 महीने संभाल के जा रही है तुम्हें, और तुमने उसे चांदी की पायल पकड़ा दी। भर भर के इतने गहने रखी हो, ये नहीं कि कोई सोने की चीज उठाकर दे दो। चांदी देते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं आई। कैसी शर्म? और संभाला क्या है दीदी ने मुझे? 8 महीने से आई हैं तो खुद आराम की, खाई है, पी है और सोई है। मेरे लिए क्या किया है? गिनती ही कर दो। जितना मुझे संभाली थी उसके हिसाब से मैंने नेक दे दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर आपको देना है तो आप अपने पास से दे दो, मेरे पास नहीं है कुछ भी देने को। कहते हुए सरिता अपने कमरे में चली गई। सुधा जी सरिता का मुंह देखते रह गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अचानक से सरिता को हो क्या गया है। ये ऐसी तो नहीं थी। तभी हाथों में पायल, आंखों में आंसू लिए अलका ने कहा, माँ ये क्या है? माँ ये पायल ले जाऊंगी मैं अपने ससुराल में। सबको दिखाऊंगी कि भाभी ने मुझे ये नेक दिया है लड़का होने की खुशी में। माँ मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मेरी सास क्या कहेंगी? मेरी ननंद क्या कहेंगी? मेरी जेठानी क्या कहेगी? भरा पूरा परिवार है मेरा, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। माँ पूरी जिंदगी मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मेरी जेठानी अपने मायके जाती है तो कितना भर भर के लेके आती है। उनकी भाभी तो नेक में उनको कान की झुमकी दी थी, साड़ियाँ, पैसे अलग से। कितना खुशी से वह सबको दिखाती फिर रही थी, और मैं क्या दिखाऊंगी, ये मामूली सी पायल। बेटी की बात सुन सोच में पड़ गई सुधा जी। उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें तो विश्वास ही नहीं था कि सरिता अलका को एक पायल देगी बेटे की बधाई में। असल में सरिता जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके 1 महीने बाद ही सुधा जी ने अपनी बेटी अलका को मायके बुला लिया, उसके ससुराल में ये कहकर कि बहू को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। अब ऐसे में ननद ही तो संभालने आती है। अलका के ससुराल में बड़ी फैमिली थी, सास, ननंद, जेठानी सब लोग थे। सरिता जी की बात सुन अलका की सास ने कहा, बहन जी अभी तो 1 ही महीना हुआ है, जब 8वां महीना लगेगा तो ले जाइएगा अलका को। लेकिन सुधा जी ने जानबूझकर झूठ बोला कि सरिता बिल्कुल बेड से उठ नहीं सकती, मैं अकेले घर कैसे संभाल पाऊंगी। अब अगर ऐसी हालत में ननंद भाभी के काम नहीं आएगी तो भला कौन आएगा? आपका तो भरा पूरा परिवार है, इतने लोग हैं, आपके परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, मेरी बहू कल को तो कह सकती है ना कि ननंद के होते हुए भी ऐसी हालत में ननंद ने साथ नहीं दिया। अब बेचारी अलका की सास इतना सुनकर भला क्या कहती, शांत हो गई और अगले ही दिन अलका को उसके मायके भेज देती है। मायके आकर अब माँ बेटी की जोड़ी अच्छी बन गई थी, क्योंकि सुधा जी ने तो बस बहाना करके अलका को मायके बुलाया था, क्योंकि ससुराल में अलका को काम करना पड़ता था। सरिता को कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना ही डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बोला था और ना ही उसकी तबीयत खराब थी। फिर भी सरिता की बीमारी को लेकर झूठ बोलकर सुधा जी ने अलका को 7 महीने पहले ही बुला लिया। बेचारी सरिता के दिनचर्या में अलका के आने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया था। वह जैसे पहले काम करती थी वैसे ही अभी भी करती है, या यूँ कहें कि अलका के आने के बाद उसका काम और बढ़ गया था, क्योंकि सुधा जी सरिता से कहकर अलका के लिए नए नए पकवान बनवाती थी, ये कहते हुए कि अभी ननंद की जितनी सेवा करनी है कर लो, इसके बाद ननंद भी तो तुम्हारी सेवा करेगी। सरिता को इस समय तकलीफ भी बहुत होती थी, जैसे आम लड़कियों को होती है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बहुत उल्टियाँ होती थी, गैस बनती थी, ना कुछ खाते बनता था ना पीते बनता था। छोटी से छोटी चीज़ की महक से वह परेशान हो जाती थी, जिसके चलते बेचारी दिन पर दिन सूख रही थी। देखने पर लगता ही नहीं कि सरिता प्रेग्नेंट है। चेहरे की रौनक ही गायब हो गई थी। जरा सी किसी भी चीज़ की महक उसके सर में चढ़ जाती थी और वह पूरे दिन परेशान रहती थी। ठीक से ना खाने पीने की वजह से दिन पर दिन सरिता कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन उसकी परेशानी से ना तो सुधा जी को मतलब था और ना ही अलका को। सरिता जब अपनी परेशानी के बारे में सुधा जी को बताती तो सुधा जी कहती, बहू
तुम पहली बार माँ बन रही हो, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैंने भी बच्चे पैदा किए हैं, छोटी मोटी तकलीफ तो लगी ही रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम आराम फरमाती रहो। जितना आराम करोगी उतना तुम्हारे लिए नुकसान ही होगा। काम करती रहो। मैंने भी किया है। सुधा जी को बस सरिता से काम से मतलब था। सरिता के खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। ठीक से ना खाने पीने की वजह से सरिता की हालत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही थी। धीरे धीरे करके सरिता का 7वां महीना लग गया। एक दिन उसे अचानक ही तेज बुखार हो गया। दवा खाकर वह लेट गई। दोपहर हो गई, अभी तक खाने का कुछ अता पता नहीं था। खाने में लेट देखा। सुधा जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए सरिता के कमरे में जाती हैं। सरिता को लेटा हुआ देख चिल्लाते हुए कहती हैं, बहू, तुम्हें कुछ होश नहीं है? खाने का टाइम हो गया है और अभी तक खाना नहीं बना है। माँ जी, मुझे तेज बुखार है, बिल्कुल उठने का मन नहीं हो रहा है। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही, तो खाना कैसे बनाऊंगी? बुखार है तो दवाई खा ली होती, अब तक तो तुम्हारा बुखार सही हो गया होता। छोटी मोटी तकलीफ तो लगी ही रहती है। अगर तकलीफ को लेकर तुम सोने लगोगी तो हो गया काम। मैं सब समझ रही हूँ, ये सब तुम्हारे नखरे हैं ना। जब से तुमने मेरी बेटी को देख लिया है, तब से तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ बनी ही रहती है। और आज तो तुम्हारी तकलीफ इतनी बड़ी हो गई कि तुमने खाना तक नहीं बनाया है। एक तो सरिता का बुखार से पूरा बदन तप रहा था, ऊपर से सास की बातें सुनकर रोने लगी। सरिता के आंसू देख सुधा जी और भी गुस्सा हो जाती हैं और गरजते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, अब फैला दो नौटंकी, रोना धोना शुरू कर दो। 9 महीने से तुम्हारी नौटंकी देख रही हूँ। स्पेशल बच्चा पैदा कर रही हो ना तुम। बड़बड़ाते हुए सुधा जी किचन में जाती है। दोपहर का खाना बना। दोनों ही माँ बेटी ने खाना खा लिया और जाकर अपने कमरे में लेट गई। किसी ने सरिता को एक बार भी खाने के लिए नहीं पूछा। ऊपर से खाना खाकर जाते जाते सुधा जी ने सरिता को बोल दिया, बहू, जब तुम्हारा रोना धोना खत्म हो जाएगा तो जाकर खाना खा लेना। बस इतना कहना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब चाहे सरिता खाना खाए या ना खाए, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। दोनों ही माँ बेटी खाना खाकर भरपूर नींद लेने लगी। इधर बेचारी सरिता बेचैन रही। उसे एक गिलास पानी भी पीना था तो खुद लेकर ही पीती। आज तक तो उसने अलका को लेकर कुछ भी नहीं सोचा था, लेकिन आज जब उसे सच में तकलीफ हुई थी और उसी समय भी अलका ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था और ना ही सुधा जी ने, तो सरिता को पहली बार दोनों माँ बेटी पर गुस्सा आया था। वे पड़ी थी, वह ये सोच कि इतने दिनों से अलका उसे संभालने के नाम पर आई है। उसके ससुराल में, पूरे रिश्तेदारों में, गांव में, पड़ोसियों में सबको पता है कि अलका सरिता को संभालने आई है। लेकिन अलका ने तो एक बार भी सरिता के बुखार के बारे में भी नहीं पूछा। ऊपर से शाम को जैसे ही सुधा जी और अलका जी सोकर उठे तो अभी तक सरिता को लेटा हुआ देख सुधा जी ने कहा, अरे बहू, अभी तुम्हारा बुखार नहीं उतरा जो अभी तक सोई हो? बताओ, शाम होने को आई है और तुम अभी तक लेटी पड़ी हो। कोई नाश्ते की तैयारी नहीं की क्या? इतना सुनते ही सरिता की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप लेटी रही। जब सुधा जी को लगा कि सरिता नहीं उठने वाली है तो वह बड़बड़ाते हुए चाय बनाकर खुद की ओर अलका की चाय निकाल 1 कप चाय अलका को पकड़ाते हुए बोली, ले बेटा, दे दे, देख ताकत हो तो उठकर पी ले, ना तो रहने ही दो। बीमार है तो भूख तो लगेगी नहीं। जानबूझकर सुधा जी ने इतना तेज बोला कि सारी बातें सरिता ने सुन ली। ऊपर से अलका सरिता के कमरे में चाय ले जाते हुए बोली, भाभी लो चाय पी लो, अब चाय पीने की तो हिम्मत होगी ही नहीं ना। एक तो सास की जली कटी, ऊपर से ननंद के ताने सुन। सरिता ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह अपना एक भी काम इन दोनों माँ बेटी से नहीं करवाएगी। वह जैसे तैसे अपना काम खुद ही करेगी ताकि जिंदगी में इन्हें ताने मारने का मौका ना दे। यही सोच अगले दिन से सरिता ने फिर से खुद को संभालते हुए, दवाई खाते हुए अपना सारा काम खत्म किया। जैसे तैसे 9 महीने पूरा हुआ और सरिता ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। पोते होने की खुशी में सुधा जी ने खूब मिठाइयाँ बांटी, बधाई गवाई। करीब 10 दिन बाद जब अलका अपने ससुराल वापस जाने लगी तो सुधा जी सरिता के पास आकर कहती हैं, बहू, तुम्हारी ननद अपने ससुराल जा रही है, उसकी विदाई कर दो। जरा सोच समझकर कर देना,
चार लोगों के बीच में दिखाना भी है भाई। बेटा हुआ है, मजाक थोड़ी है। 8 महीने तुम्हें संभाल के जा रही है, ऐसे में तो कुछ तगड़ा नेक बनता ही है। देख लो, कहते हुए सुधा जी चली जाती हैं। सास की बातें सुन कुछ सोचते हुए सरिता अलमारी में से एक पायल साड़ी निकाल कर अलका को दे देती है। पायल देते ही अलका के साथ साथ सरिता जी भी भड़क जाती हैं। बहू ये क्या है? ये एक मामूली सी पायल, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतना सोना गहना रखी और तुमने एक पायल पकड़ा दिया। ये भी नहीं सोचा उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे? 7 महीने भाभी की देखभाल करने आई है और भाभी ने ये दिया। कौन सा मुंह लेकर ये दिखाएगी जाकर? कौन सी देखभाल माँ जी, कौन सी मेरा सेवा की है? उसने कभी आकर एक गिलास पानी भी उठाकर दिया हो तो बताओ। अब माँ जी, अगर देखभाल और सेवा को देखते हुए कोई नेक बनेगा तो एक फूटी कोड़ी ना दूं मैं अलका को? अरे ये तो एक रस्म होती है, इसलिए इतना दे दिया। ये भी नहीं देती, कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी जुबान नहीं है। जितना तकलीफ मुझे इस घर में किसी और दिनों में नहीं हुई, उतनी तकलीफ मुझे इन 9 महीने में हुई है, और ये मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाली हूँ। मुझे जो लगा मैंने दे दिया। आपकी बेटी है, आपने उसकी सेवा की है, उसने आपकी है की है इन 9 महीनों में, इसलिए आपको जो समझ में आए अपने पास से दे दीजिए। मुझसे उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा नेक लेने के लिए अच्छा काम भी करना होता है। कहते हुए सरिता अपने कमरे में चली जाती है। शादी के बाद आज पहली बार सरिता अपनी सास और ननंद के सामने बोली थी। सरिता का रूप देखकर सुधा जी तो हैरान ही थी। अलका को तो बोलते ही नहीं बन रहा था। पायल देख अलका तो रोने लगी। माँ, अब मैं क्या करूँ? कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी ससुराल में? क्या कहेंगे वहाँ के लोग? मेरी सास, ननंद, जेठानी। माँ कुछ करो, कुछ करो, नहीं तो मैं तो मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह जाऊंगी। बेटी का रोना देख कुछ सोचते हुए इज्जत की खातिर सुधा जी अपने कान के झुमके निकाल धीरे से अलका को दे देती हैं। ले बेटा, यही दिखा देना सबको। मुझे नहीं पता था कि बहू इस टाइम पर अपना रंग दिखा देगी। भाभी का गुस्सा देख अलका भी हैरान थी। उसके भी मुंह से बोल नहीं निकल रहा था। माँ का झुमका लेके चुपचाप अपने ससुराल चली गई। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।